नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड प्लस हिंदी वन लाइनर सीरीज़ और जिसमें हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और 20 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का कि हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं जॉ फ्रांसिस वाइट। ब्रिटिश लेखक हैं जॉ फ्रांसिस वाइट हैं। न्यूज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये हरिद्वार से संबंधित है, हरिद्वार पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई। तो राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना होती है 1972 में। तो उस समय यहाँ पर उत्तराखंड नहीं बना था, यानी उस समय क्या था, उत्तर प्रदेश था और ये हमारा उत्तराखंड का भाग भी क्या था, उत्तर प्रदेश में शामिल था। तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की जाती है इस क्षेत्र के लिए, जो पहाड़ी राज्य था या पहाड़ी क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने 2017 से 20 तक को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राज्य सरकार ने 2017 से 20 तक किस रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये की थी इन्होंने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में। तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी 2017 से 20 के रूप में गरीब कल्याण वर्ष को मनाया गया। तो 2017 से 20 का जो टाइम पीरियड है, इसको इन्होंने गरीब कल्याण वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न हमारा कि हेमवती नंदन बहुगुणा संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बना है। तो हेमवती नंदन बहुगुणा राष्ट्रीय संग्रहालय बुदाणी गांव पौड़ी में बना है। तो ये हेमवती नंदन जी का क्या है, पैतृक गांव है, बुदाणी गांव पौड़ी में है और यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रहालय बना हुआ है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जो पैतृक आवास है उसी को संग्रहालय का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई या उत्तराखंड रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ। तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार शुरू हुआ 2016 से। तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार प्रारंभ होता है 2016 से। अगला प्रश्न है राज्य की किस गाय को राष्ट्रीय पहचान मिली। तो राज्य की किस गाय की किस्म को राष्ट्रीय पहचान मिली। तो ये है बद्री गाय को। तो बद्री गाय को क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, बद्री गाय। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ। तो राज्य सरकार और हिमाचल सरकार के बीच क्या हुआ, ये किसाऊ बांध परियोजना से लेकर समझौता हुआ है, किसाऊ बांध परियोजना। तो इससे संबंधित एक समझौता हुआ है राज्य सरकार और हिमाचल सरकार या हिमाचल प्रदेश के बीच। अगला प्रश्न है कि लाखा मंडल में मिले खंडित लेख का संबंध है। तो लाखा मंडल में जो लेख मिले हैं, तो उन खंडित लेखों का संबंध किस वंश से है। तो ये है छगलेश वंश। तो लाखा मंडल में मिले खंडित लेख का संबंध किससे है, छगलेश वंश से है। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य है। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य है भूमियाल। तो भूमियाल क्या है, गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य है और ये भी विवादित है। अलग अलग विद्वान, भाषा विद्वान क्या है, अलग अलग वो बताते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि भूमियाल नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो भूमियाल नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं, ये हैं अबोध बहुगुणा। तो प्रथम जो काव्य था भूमियाल, तो इसके लेखक कौन हैं, अबोध बहुगुणा क्या है, इसके लेखक हैं भूमियाल के। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया। तो कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है 7 दिसंबर 2017 को। 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये तिथि महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर कब घोषित किया गया, 7 दिसंबर 2017। अगला प्रश्न है गौरला गंगू रावत किस नाम से जाने जाते हैं। तो गौरला गंगू रावत जाने जाते हैं भूप सिंह रौतेला के नाम से। तो गौरला गंगू रावत ये जाने जाते हैं भूप सिंह
रौतेला के नाम से। अगला प्रश्न है कि राज्य में चकबंदी के प्रणेता माने जाते हैं। तो राज्य में चकबंदी के प्रणेता माने जाते हैं गणेश सिंह गरीब। गणेश सिंह गरीब को राज्य में चकबंदी का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आदि बद्री का प्राचीन नाम क्या है। तो आदि बद्री का प्राचीन नाम है नारायण या नौठा। तो नारायण नौठा आदि बद्री का क्या है, प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है कि पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर या टेरी गढ़वाल में हिंडोलाखाल के पास स्थित है, इसका निर्माण कल्याण वर्मन ने किया था। तो इस मंदिर का यह सूर्य मंदिर है और यहाँ इसका निर्माण किसने किया था, कल्याण वर्मन ने किया था। अगला प्रश्न है कि राज्य में सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो राज्य में सती प्रथा का अंत होता है 1829 ईस्वी में, यानी ब्रिटिश काल में ट्रेल के समय राज्य में सती प्रथा का अंत होता है। अगला प्रश्न है राज्य में दास प्रथा का अंत कब हुआ। राज्य में दास प्रथा का अंत 1824 ईस्वी में, और ये भी क्या है, जो कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, तो उनके कार्यकाल में ये दास प्रथा और सती प्रथा दोनों का अंत होता है। 1824 में दास प्रथा और 1829 में सती प्रथा। अगला प्रश्न है कुड़िंदों की राजधानी मानी जाती है। तो कुड़िंदों की राजधानी सुधनगर मानी जाती है, यानी जो कालसी के पास है, कालसी का पुराना नाम भी है सुधनगर। तो कुड़िंदों की राजधानी मानी जाती है सुधनगर को। और उससे पहले हमें महाभारत काल में जानकारी मिलती है जो सुबावपुर था, और जिसकी समानता विद्वान किससे करते हैं, सुबावपुर की समानता करते हैं श्रीनगर से। वर्तमान श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, तो इससे समानता करते हैं। यहाँ पर कुड़िंद शासक सुबाव था जो सुबावपुर में निवास करता था। तो उसके बाद दूसरे फेज में हमें सुधनगर नामक जो स्थान है, तो उसका पता चलता है कि कुड़िंदों की राजधानी यहाँ थी। तो कालसी का पुराना नाम है सुधनगर, तो कालसी में मानी जाती है कुड़िंदों की राजधानी। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने एकमात्र गढ़वाली फिल्म के लिए गाना गाया है, तो वह कौन सी फिल्म है। तो लता मंगेशकर ने एकमात्र गढ़वाली फिल्म के लिए गाना गाया है जिसका नाम है रैबार फिल्म। तो रैबार फिल्म के लिए उन्होंने गाना गाया था लता मंगेशकर ने। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया है धर्मानंद जमलोकी ने। किसने किया है, धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया है। गढ़वाली भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है कि कोटेश्वर बांध स्थित है। कोटेश्वर बांध कहाँ स्थित है। तो कोटेश्वर बांध टिहरी में स्थित है, और यह टिहरी परियोजना का ही हिस्सा है। यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है जो टिहरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किससे है। तो समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध है पिथौरागढ़ जिले से। तो ये पिथौरागढ़ जिले से संबंधित हैं समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई। तो गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई 1985 में वाराणसी में। तो ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी, वाराणसी उत्तर प्रदेश से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि गोविंद घाट संगम पर स्थित है। तो गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा का अन्य नाम क्या है, इसका नाम भुंडार घाट भी है, या पुष्पावती नदी भी है, क्योंकि यह जो फूलों की घाटी है ये वहाँ से होकर बह के आती है। तो इसका नाम क्या है, भुंडार घाट भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित हुआ 1950 ईस्वी में। तो 1950 में यह अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य में FL2 नीति क्या है। तो राज्य में FL2 नीति है उत्तराखंड में शराब से संबंधित है। तो शराब से संबंधित नीति है FL2, और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जो एग्ज़ाम हुए हैं हमारे, चाहे UK SSS के हों या UK PSC के हों, तो दोनों के
प्रश्न पत्रों में या एग्जामों में या प्रश्न पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ? तो तिलाड़ी कांड कब होता है? तो ये होता है 30 मई 1930 को, और ये होता है तिलाड़ी मैदान है उत्तरकाशी में, यमुना नदी के तट पर है। तो यहाँ पर तिलाड़ी कांड होता है। और ये उस समय जो टिहरी रियासत थी, तो वनों से संबंधित लोगों की जो मांगे थी उनको रखने के लिए लोग तिलाड़ी मैदान में एकत्र हुए थे। तो टिहरी रियासत द्वारा वहाँ पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है और उसी के द्वारा ये घटना घटित होती है। तो 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड या रवाई कांड भी कहा जाता है इसे। तो ये होता है 30 मई 1930 को। अगला प्रश्न है कि खीराकोट आंदोलन का संबंध है। तो खीराकोट आंदोलन का संबंध है खड़िया खनन से। तो खीराकोट आंदोलन का संबंध है खड़िया खनन से। अगला प्रश्न है कि राज्य की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो राज्य की किस फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झंगोरा को। झंगोरा, राज्य की झंगोरा फसल को $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में फरण क्या है? तो राज्य में फरण क्या है? एक मसाले की किस्म है राज्य। तो राज्य में फरण क्या है? एक मसाले की किस्म है। अगला प्रश्न है कि राज्य की फसल कोदा या मंडुवा मूल रूप से कहाँ की फसल है? तो राज्य की फसल कोदा या मंडुवा मूल रूप से फसल है अफ्रीका की। तो राज्य में कोदा या मंडुवा मूल रूप से कहाँ की फसल है? तो ये है अफ्रीका। अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत पर जाने में सफलता पाई थी। तो नंदा देवी पर्वत पर हर्षवंती बिष्ट ने सफलता पाई थी 1981 में। तो हर्षवंती बिष्ट द्वारा 1981 में नंदा देवी पर्वत यानी जो पश्चिमी नंदा देवी पर्वत है उस पर सफल आरोहण किया गया था 1981 में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पीतल या ताम्र नगरी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पीतल या ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है पीतल या ताम्र नगरी। अगला प्रश्न है कि भीमसेन देवता की पूजा होती है। तो भीमसेन देवता की पूजा कौन कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है बोक्सा जनजाति। तो भीमसेन देवता की पूजा करती है बोक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है 27 मार्च से 11 मई 2016। 27 मार्च से 11 मई 2016 और यह 46 दिन का राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगता है उत्तराखंड में। और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनका नाम था हरीश रावत, और यहाँ पर क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। अगला प्रश्न है कि द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम है गुजरदेव मंदिर। तो द्वाराहाट ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? गुजरदेव मंदिर। अगला प्रश्न है कि रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा। रंगवाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध स्थान है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। तो अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में, और यह मंदिर क्या है? शिव को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है अर्जुनेश्वर मंदिर, और यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है प्रसून जोशी को, और ये भी क्या है? उत्तराखंड से संबंधित हैं द एड गुरु ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य का पहला जागर महाविद्यालय स्थित है जयानंद भारती जागर महाविद्यालय श्रीनगर, और इसकी घोषणा कब को की गई? ये की गई 2016 में। तो 2016 में राज्य का पहला जागर महाविद्यालय जयानंद भारती जागर महाविद्यालय श्रीनगर की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कि जमरानी या जामरानी बांध का शिलान्यास किसने किया था? तो जमरानी या जामरानी बांध का शिलान्यास किया था नारायण दत्त तिवारी द्वारा। यह फरवरी 1976 में जामरानी या जमरानी बांध नारायण दत्त तिवारी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। अगला प्रश्न है
कि विंडम समिति का संबंध है, विंडम समिति का संबंध है कुली बेगार से। किससे है विंडम समिति का संबंध? तो विंडम समिति का संबंध था कुली बेगार से। अगला प्रश्न है शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक हैं राजेश मोहन उप्रेती जी। तो शहीद ए वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजेश मोहन उप्रेती। अगला प्रश्न है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई हैं द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि मूर्तिहीन मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो मूर्तिहीन मंदिरों का समूह स्थित है वैतरणी कुंड गोपेश्वर में। मूर्तिहीन मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? ये वैतरणी कुंड गोपेश्वर। अगला प्रश्न है किर्स से डीफिल की डिग्री लेने वाला देश का पहला शोधकर्ता। तो किर्स से डीफिल की डिग्री लेने वाला देश का पहला शोधकर्ता है नंदन प्रसाद घिरडियाल। तो नंदन प्रसाद घिरडियाल क्या हैं? किर्स से डीफिल की डिग्री लेने वाले राज्य व देश के पहले शोधकर्ता हैं। अगला प्रश्न है राज्य के प्रथम व्यक्ति व्यास सम्मान प्राप्त करता। राज्य के प्रथम व्यक्ति जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया तो ये हैं रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है। तो कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है शकुनाखर। तो कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है? तो ये शकुनाखर कहा जाता है उन्हें कुमाऊं में। अगला प्रश्न है कि भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भांग का वैज्ञानिक नाम है कैनेबिस सैटाइव। तो भांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनेबिस सैटाइव। अगला प्रश्न है बुरांस को कश्मीर में कहा जाता है या बुरांस को कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आर्डवाल के नाम से। तो जो बुरांस का पुष्प है तो उसे यानी बुरांस का जो पेड़ है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आर्डवाल के नाम से। इसके बाद अब हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये सिक्सरिया पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सिक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि सतसई के लेखक कौन हैं? तो सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल चौबे। तो बिहारी लाल हैं सतसई के लेखक। इन्होंने एकमात्र यह ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है कि दयनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दयनीय में क्या प्रत्यय है? दयनीय। तो इसमें क्या है? ईय प्रत्यय है दयनीय। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है या कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए? संधि विच्छेद आना चाहिए। तो दयनीय शब्द में प्रत्यय है ईय प्रत्यय। अगला प्रश्न है कि भूडोल का क्या अर्थ है? तो भूडोल का अर्थ होता है जलजला। तो भूडोल का अर्थ होता है जलजला। अगला प्रश्न है जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप हो, जहाँ जड़ पर चेतना का आरोप हो वह अलंकार होता है। तो यह होता है मानवीकरण। तो जहाँ क्या होता है? जड़ यानी निर्जीव वस्तु पर चेतना का आरोप लगाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत हो गए, निराला हो गए, तो ये जो प्रमुख कवि हैं इन्होंने बादल को भी एक बालक के रूप में दिखाया है कि वह हंस रहा है, चल रहा है, खेल रहा है। तो इस प्रकार के जो काव्य होते हैं उनमें क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का संधि विच्छेद है सूधन आगत। सूधन आगत स्वागत का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है कि बाह का सामान्य बहुवचन है। तो बाह का सामान्य बहुवचन होगा बाहें। तो बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाहें। अगला प्रश्न है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे है यह क्या है? एक नाटक है। आधे अधूरे क्या है? ये नाटक है। अगला प्रश्न है कि लिचू किस भाषा का शब्द है? तो लिचू
यह है चीनी भाषा का शब्द। तो लिचू ये किस भाषा का शब्द है? तो ये चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कि मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द में विशेषण है गुणवाचक। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है मोह। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में है विसर्ग संधि। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। तो इसमें क्या आएगा? मनोधन विज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। अगला प्रश्न है स्वेच्छा का संधि विच्छेद है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद होता है सुधन इच्छा। क्या होता है? सुधन इच्छा स्वेच्छा। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव शब्द में समास है कर्मधारय। तो गुरुदेव शब्द में क्या समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है गुरु और देव। अगला प्रश्न है कि जलमग्न शब्द में समास है। तो जलमग्न शब्द में समास है तत्पुरुष। जल में मग्न। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जब इसमें समास विग्रह करेंगे तो जल में मग्न आ जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है तो उसे कहा जाता है। तो जिस समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहा जाता है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, तो ये गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा लंबोदर में। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है कृश का विलोम है। तो कृश का विलोम क्या होगा? हष्टपुष्ट। कृश का विलोम हो जाएगा हष्टपुष्ट। कृश का विलोम, कृश का मतलब होता है कमजोर, और कृश का विलोम हो जाएगा हष्टपुष्ट। अगला प्रश्न है कि प्राचीन का विलोम शब्द है। तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। ये नवीन नहीं होगा, अर्वाचीन होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि प्राचीन का विलोम शब्द है, तो ये है अर्वाचीन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली है जो विदेशों में भी बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो विदेश में बोली जाती है तो ये है भोजपुरी। भोजपुरी क्या है? विदेशों में भी बोली जाती है और यह उत्तर प्रदेश की वह बोली है। अगला प्रश्न है किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? तो किसी भाषा का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वह बोली के रूप में होती है। बोली के बाद वह विभाषा के रूप में होती है और फिर इसका तीसरा चरण होता है भाषा के रूप में। तो सबसे पहले वह बोली के रूप में कम क्षेत्र में बोली जाती है और उसमें जो लेखन या साहित्यिक ग्रंथ जो लिखने का क्रम होता है वो बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। विभाषा में क्या होता है? जैसे बोली से आगे बढ़कर वह विभाष्य का रूप लेती है, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है? साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाने प्रारंभ हो जाते हैं। तो फिर बोली का आगे विभाषा और विभाषा के बाद फिर तीसरा चरण है भाषा का। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जो बिना मांगे मिल जाए उसके लिए एक शब्द है, कि जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहा जाता है अयाचित, यानी बिना याचना किए हुए मिल जाना जो बिना मांगे मिल जाए क्या कहलाता है? अयाचित कहलाता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण उत्तराखंड और हिंदी के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।